तो आज हम बात करें एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिन्हें एक जमाने में मतलब गूंगी गुड़िया तक कहा जाता था। और वही प्रधानमंत्री इतनी शक्तिशाली हो गई कि उन्होंने भारत के लोकतंत्र को ही कह सकते हैं निलंबित कर दिया। जी बिल्कुल। आज हम 1975 की इमरजेंसी की बात करेंगे और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक रात का फैसला नहीं था। सही बात है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इसकी नींव कई साल पहले से रखी जा रही थी। तो आज हम सिर्फ क्या हुआ इस पर नहीं बल्कि ये सब क्यों हुआ इसकी तह तक जाएंगे। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है, मतलब इस गूंगी गुड़िया वाली छवि से? हाँ, वहीं से। 1966 में जब वो प्रधानमंत्री बनी तो पार्टी के ही बड़े नेता जिन्हें सिंडिकेट कहते थे उन्हें कंट्रोल करना चाहते थे। और देश के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे उस वक्त। बिल्कुल नहीं। अनाज की कमी, बेरोजगारी, माहौल बहुत खराब था। लेकिन फिर उन्होंने दो ऐसे बड़े और साहसिक फैसले लिए जिन्होंने उनकी पूरी छवि ही बदल दी। अच्छा, कौन से फैसले? पहला, 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण और दूसरा, राजघरानों को मिलने वाले प्रिवी पर्स को खत्म करना। ये तो बहुत बड़े कदम थे। बहुत बड़े। और इन फैसलों ने उन्हें गरीबों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के बीच एक मसीहा जैसा बना दिया। गरीबी हटाओ का नारा भी था। लेकिन यहीं से मतलब एक और टकराव शुरू हुआ। न्यायपालिका के साथ। जी बिल्कुल, न्यायपालिका के साथ सीधी टक्कर। हाँ, बैंकों वाला मामला तो बहुत ही नाटकीय था। सुना है रातों रात अध्यादेश लाया गया था। जी, लेकिन जैसे ही अध्यादेश आया, आरसी कूपर नाम के एक शेयर होल्डर इसे सुप्रीम कोर्ट ले गए और कोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अध्यादेश भेदभावपूर्ण है और उसे रद्द कर दिया। ये इंदिरा गांधी के लिए एक बहुत सीधी चुनौती थी। तो फिर उन्होंने क्या किया? यहीं पर हमें वो पैटर्न दिखता है जो आगे चलकर बहुत अहम साबित हुआ। उन्होंने हार नहीं मानी, संसद में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और संविधान में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। बिल्कुल। संदेश साफ था कि अगर कानून हमारे रास्ते में आएगा तो हम कानून को ही बदल देंगे। और प्रिवी पर्स के मामले में भी यही हुआ। बिल्कुल यही पैटर्न। बिल राज्यसभा में एक वोट से गिर गया तो उन्होंने राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करवा दिया। वो भी सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो गया। तो उन्होंने फिर से संविधान बदल दिया। हाँ, 1971 में भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद एक और संशोधन किया और प्रिवी पर्स हमेशा के लिए खत्म। तो ये एक तरह से मतलब सत्ता का संघर्ष था कि आखिरी फैसला किसका होगा, संसद का या न्यायपालिका का। सही पकड़ा आपने। ये संघर्ष इस बात का था कि देश में सर्वोच्च कौन है, और इसी संघर्ष का सबसे बड़ा मैदान बना केशवानंद भारती केस। ये तो भारतीय कानून के इतिहास का सबसे जरूरी केस माना जाता है। जी, केरल के एक मठ की जमीन का मामला था। लेकिन सवाल ये बन गया कि क्या संसद को संविधान की मूल संरचना यानी उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का असीमित अधिकार है? और 13 जजों की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया था। हाँ, 68 दिन सुनवाई चली और फैसला ऐतिहासिक था। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी मूल आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल। एक तरह से न्यायपालिका ने सरकार के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच की खाई और भी गहरी हो गई। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1971 का युद्ध, भारत की पाकिस्तान पर एक शानदार जीत। उस जीत ने तो इंदिरा गांधी को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया था। लोगों ने दुर्गा कहने लगे थे। जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था। लेकिन हर बड़ी जीत की एक कीमत होती है। युद्ध का अर्थव्यवस्था पर बहुत बहुत भारी बोझ पड़ा। और बांग्लादेश से आए शरणार्थी भी थे। हाँ, लाखों शरणार्थी। ऊपर से अमेरिका ने मदद बंद कर दी, तेल की कीमतें बढ़ गईं, देश में सूखा पड़ गया, महंगाई आसमान छू रही थी। तो गरीबी हटाओ का नारा अब खोखला लगने लगा था। बिल्कुल। और जब आर्थिक संकट आता है तो जनता का गुस्सा अक्सर भ्रष्टाचार के खिलाफ फूटता है। और इसकी पहली लहर दिखी गुजरात में, नवनिर्माण आंदोलन। हाँ, वो तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के मेस बिल से शुरू हुआ था, है ना? जी, एक छोटी सी बात से। लेकिन वो इतना बड़ा हो गया कि आखिरकार राज्य सरकार को इस्तीफा देने पड़ा। और गुजरात की यही आग फिर बिहार पहुंची, जहां इस आंदोलन को एक राष्ट्रीय चेहरा मिला, जयप्रकाश नारायण यानी जेपी। जेपी उस समय सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे, लेकिन छात्रों के बुलावे पे वो वापस आए और उन्होंने नारा दिया संपूर्ण क्रांति का। और इसी बीच वो ऐतिहासिक रेलवे हड़ताल भी हुई थी। हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में देश लगभग 3 हफ्तों के लिए थमसा गया था। मतलब ये इंदिरा गांधी के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी। तो एक तरफ आर्थिक संकट, दूसरी तरफ जेपी का आंदोलन। माहौल पूरी तरह उनके खिलाफ था। और तभी 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो फैसला आया।
राजनारायण की याचिका पर। जी। उन्होंने 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया था जी। और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उन आरोपों को सही पाया और सजा? प्रधानमंत्री की लोकसभा सदस्यता रद्द और 6 साल के लिए चुनाव पर बैन। ये एक राजनीतिक भूचाल था। मतलब प्रधानमंत्री को ही भ्रष्टाचार का दोषी ठहरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें थोड़ी राहत तो मिली थी, है ना? हाँ, वो प्रधानमंत्री बनी रह सकती थी, लेकिन संसद में वोट नहीं दे सकती थी। विपक्ष के लिए तो ये एक सुनहरा मौका था। उन्होंने इस्तीफे की मांग तेज कर दी। और फिर हुई दिल्ली के रामलीला मैदान में वो बड़ी रैली। जी। 25 जून 1975 जेपी ने एक विशाल रैली को संबोधित किया और वहां उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता पढ़ी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लेकिन जो बात सरकार को सबसे ज्यादा चुभी वो थी उनकी पुलिस और सेना से की गई अपील। हाँ, उन्होंने कहा कि वो सरकार के अनैतिक और गैर कानूनी आदेश ना माने। सरकार ने इसे बगावत के लिए उकसाना माना। उन्हें लगा कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। और उसी रात इमरजेंसी लगाने का फैसला ले लिया गया। जी। इंदिरा गांधी ने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर यह फैसला लिया। कैबिनेट को तो अगली सुबह बताया गया। और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने? उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर सिफारिश पर दस्तखत कर दिए। तो मतलब जब देश सो रहा था तब लोकतंत्र को चुपचाप निलंबित किया जा रहा था। आधी रात को ही जेपी, मोरारजी देसाई, वाजपेयी, आडवाणी सब बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और खबर बाहर ना जाए इसके लिए अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। जी। अगली सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर देश को पता चला कि आपातकाल लग चुका है। उन 21 महीनों को अंधकारमय दौर क्यों कहते हैं? क्या हुआ था उस दौरान? सबसे पहला हमला तो प्रेस की आजादी पर हुआ। मतलब कठोर सेंसरशिप। कुछ भी छापने से पहले सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी। और हजारों पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। हाँ, इसके विरोध में इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों ने अपना एडिटोरियल पेज खाली छापना शुरू कर दिया। एक खामोश पर बहुत ताकतवर विरोध था ये। और आम लोगों पर क्या असर पड़ा? देखिए, मौलिक अधिकार सस्पेंड हो गए थे। मतलब आप अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते। 1 लाख से ज्यादा लोगों को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। इसी दौर में संजय गांधी का नाम बहुत उभर कर आता है। हाँ, संजय गांधी एक अतिरिक्त संवैधानिक शक्ति केंद्र बन गए थे। उनके पास कोई पद नहीं था, पर वो ही सरकार चला रहे थे। और उनका वो 5 सूत्री कार्यक्रम? जी, जिसके 2 हिस्से बहुत ही भयावह साबित हुए। पहला था जबरदस्त नसबंदी। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर, लेकिन तरीका बहुत क्रूर था। करीब 81 लाख लोगों की नसबंदी की गई। लोगों को घरों से, बस स्टॉप से जबरदस्ती पकड़कर ले जाया जाता था। इसने सरकार और जनता के बीच का भरोसा तोड़ दिया। और दूसरा अभियान था दिल्ली का सौंदर्यीकरण, तुर्कमान गेट का हादसा। हाँ, पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में झुग्गियों को हटाने बुलडोजर भेजे गए। जब लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने गोलियां चला दी। कई लोग मारे गए। तो इतनी ज्यादतियों के बाद इंदिरा गांधी ने अचानक 1977 में चुनाव की घोषणा क्यों कर दी? उन्हें अपनी जीत का इतना यकीन था? ये एक बड़ा सवाल है। शायद उन्हें खुफिया रिपोर्ट पर भरोसा था, या शायद वो अपनी सत्ता पर एक लोकतांत्रिक मोहर लगवाना चाहती थी। जो भी हो, ये एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन साबित हुआ। और नतीजे एक राजनीतिक सुनामी जैसे थे। सारे विपक्षी नेता एक साथ आए और जनता पार्टी बनाई। नारा था, लोकतंत्र बनाम तानाशाही। कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई। ऐतिहासिक हार। खुद इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों अपनी अपनी सीटें हार गए और देश में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो ये एक सफर था, एक युद्ध नायिका से लेकर लोकतंत्र को निलंबित करने वाली शासक तक का। बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। देखिए, इमरजेंसी के बाद संविधान में एक बदलाव किया गया। आंतरिक अशांति जैसे अस्पष्ट शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जैसा ठोस शब्द जोड़ा गया, ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। जी, तो कागज पर तो सिस्टम ने खुद को सुधार लिया। लेकिन ये दौर हमें एक ज्यादा गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करता है। ये हमें हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नाजुकता के बारे में क्या सिखाता है, खासकर तब जब वो एक बहुत शक्तिशाली केंद्रीकृत नेतृत्व और एक बड़े संकट का एक साथ सामना कर रही हों। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी सोचना बहुत जरूरी है।